बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछले ऑनलाइन क्लास में बताया था कि मूल अधिकार विशेष तौर से कहाँ की उपज है, या अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में उनका क्या विशेषता है, क्या महत्व रखते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि पहला है आपका समानता का अधिकार। विशेष ध्यान देने योग्य यह टॉपिक चल रहा है, जिसमें प्रत्येक कंपटीशन में भी इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन आते हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिए हुए हैं। इस अधिकार के तहत अपन मानते हैं कि सभी व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में समानता स्थापित करते हुए उन्हें अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि यह विधि के शासन के तहत ब्रिटेन की देन मानी जाती है, लेकिन इसका उल्लेख भी अमेरिकी संविधान में था, और इसलिए अपन मानते हैं कि कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य ये होता है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना अति आवश्यक है, और वंश, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर राज्य किसी भी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। विशेष तौर से कानून के समक्ष, यानी कि कानून सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति कानून के तहत छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी प्रकार से देखिए कि अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत कोई सामाजिक परिस्थिति दे रखी है। सामाजिक परिस्थितियों के तहत अपन मानते हैं कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता, और सामाजिक स्थिति के तौर पर उसे समानता प्रदान करता है और उसे समान संरक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार से देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के अधीन जो सरकारी सेवाएँ हैं उनमें किसी प्रकार का वो भेदभाव नहीं कर सकता। ना तो वह जन्म स्थान के आधार पर, ना ही वह धर्म के आधार पर, ना ही यह वंश के आधार पर, और ना ही यह जाति के आधार पर, बल्कि सभी व्यक्तियों को सरकार के अधीन होने वाली सभी सरकारी नौकरियों में समानता प्रदान की जाती है। ये बात अलग है कि कुछ वर्गों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लेकिन समाज को समकक्ष लाने के लिए उन्हें ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है। वैसे यह माना जाता है कि राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में सभी को समान अधिकार प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस अधिकार को जोड़ा गया कि समाज में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत विशेष अपनी चरम सीमा पर था, यानी कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग को हीन मानता था, और निम्न वर्ग अपने आप को हीन मानते हुए उच्च वर्ग के समकक्ष आने तक की कोशिश नहीं कर सकता। इस आधार पर मौलिक अधिकारों में यह व्यवस्था की गई कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी कि नागरिक अधिकार अधिनियम भी बनाया गया था, जिसे अपन मान सकते हैं कि नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। हालांकि अस्पृश्यता का अंत तो संविधान के तहत ही कर दिया गया था मूल अधिकारों में कि इसका किसी भी रूप में उपयोग किया जाना निषिद्ध है, लेकिन उसे दंडनीय बनाने के लिए एक अलग से अधिनियम जारी किया गया था, जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कहा जाता है, जिसमें छुआछूत को दंडनीय अपराध बताया गया है। इसके बाद देखिए, समानता के तहत ही एक और अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों को निषेध किया गया है। विशेष तौर से देखा जाता है कि किसी अन्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अन्य प्रकार के क्षेत्रों में कुछ उपाधियां प्रदान की जाती हैं, लेकिन राज्य के लिए यह आवश्यक कर दिया, या व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक कर दिया कि राज्य ऐसी कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। केवल 2 प्रकार की उपाधियां हैं, या तो वह शिक्षा से प्राप्त की गई हो, या वह सेना में रहकर अच्छे कार्य करने के लिए प्राप्त की गई हो। राज्य केवल इन्हीं उपाधियों को प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कोई भी उपाधि किसी व्यक्ति विशेष को अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर या अन्य प्रकार से कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। ये तो आपके समानता के कुछ अधिकार प्रदान किए। इसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार थोड़ा सा ऐसा है जिसे आपको समझना जरूरी है। कभी कभी अपन ये कहते हैं कि अधिकारों को घटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को घटा दिया गया है। ये अधिकारों से नहीं, बल्कि अपन ये मानते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, 7 स्वतंत्रताएं। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, और इसलिए इस स्वतंत्रताओं में केवल 6 स्वतंत्रताएं रह जाती हैं।
6 स्वतंत्रताओं के तहत भी अपन ये मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ही, अकेले 19 के तहत यानी कि 6 स्वतंत्रताएं निर्धारित की गई थी और इसके अलावा 3 अनुच्छेद 20, 21 और 22 अलग से निर्धारित की गई थी। जैसे कि देखिए, संविधान का अभी तक आपको 19 चल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अगर पहला है 19 फर्स्ट जिसे कहते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने और उसे प्रकाशित करने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहकर कोई राष्ट्र विरोधी या ऐसे कोई अभिव्यक्ति जाहिर करता हो जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ साथ हिंसात्मक गतिविधियां पैदा हो। इस प्रकार इस पर पाबंदी लगाई गई। वाक एवं अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता और इसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान नहीं करता जिससे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो या राज्य में हिंसात्मक गतिविधियां यानी पैदा होती हो। इसके बाद देखिए, दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन व्यवस्था। हालांकि देखा जाता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति सम्मेलनों को आयोजित करते हैं, सभाओं को आयोजित करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से राज्य के द्वारा उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन राज्य का यह दायित्व है कि इस प्रकार के सम्मेलन या संधियां या जो भी संघ का निर्माण किया जाता है उसमें अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण तरीके से यदि सम्मेलनों का आयोजित किया जाता है तो इसके लिए व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है और राज्य किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाए। इसके बाद देखिए, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। अपन मानते हैं कि सामाजिक स्तर से लेकर नवगन यानी कि परिवार, व्यक्ति, परिवार के बाद में समुदाय, संघ, इसके बाद में इस प्रकार की छोटे छोटे संस्थाओं का निर्माण होता है। राज्य इन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाना चाहता और राज्य हमेशा ही सभी व्यक्तियों को संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ही अपन समुदाय एवं संघ के निर्माण की नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए कि भारत राज्य में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ही चल रही है सारी चीज़ें कि सभी व्यक्तियों को भारत क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रमण करने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चाहे किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, क्योंकि एकहरी नागरिकता पाई जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह एकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाते हुए भारत के किसी भी यानी कि क्षेत्र में किसी भी कोने में भ्रमण करने का अधिकार रखता है और इसे पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी प्रकार से अगला है कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में वह निवास करने की स्वतंत्रता रखता है। राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का कहीं फिर भी इस प्रकार की वह पूर्णतः स्वतंत्रता रखता है कि वह कहीं पर भी निवास कर सकता हो। इसके बाद देखिए कि उपार्जित एवं जीविका या पूर्ण रूप से रोजगार करने का अधिकार, यह स्वतंत्रता। अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए कुछ रोजगार की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार में उसमें पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सामान्यतः व्यक्ति को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और नागरिकों को किसी न किसी रूप में अपनी जीविका को चलाने के लिए एक कारोबार की आवश्यकता होती है और इसी आधार पर राज्य ने व्यक्तियों को अपने पूर्ण रूप से रोजगार करने और अपनी जीविका चलाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद देखिए, ये आपके हो जाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 के तहत। इसके बाद देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत एक विशेष व्यवस्था की गई है जिसे कहते हैं कि अपराध की दोष सिद्धि के विषय में स्वतंत्रता। अपराध की दोष यानी कि दोष सिद्धि के विषय में जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके तहत अपन ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अपराध करते समय किसी राज्य के कानून की उल्लंघना नहीं की गई हो। इस प्रकार से यदि राज्य के कानून की उल्लंघना नहीं करता है तो उसे किसी प्रकार का अपराधी नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की स्वतंत्रता। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है
क्योंकि राज्य का भी अपना एक उद्देश्य होता है कि जिस प्रकार से राज्य के हित राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षा करना होता है, व्यक्ति का भी यही होता है कि वे अपनी जीवन को सुरक्षित रखें। लेकिन इसी के साथ अपन ये कह सकते हैं कि जीवन की स्वतंत्रता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो जैसे कि आवास है, प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं, चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। इन चीज़ों को प्राप्त करना व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है, जो ये जीवन के तहत आते हैं। लेकिन राज्य कभी कभी क्या होता है, पहले स्थितियां ये मानी जाती थी कि जीवन की स्वतंत्रता को सीमित करने का कुछ समय था, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ जाती, कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाती, ऐसे समय पर कभी कभी राज्य इस जीवन की स्वतंत्रता को सीमित कर देता था। लेकिन देखा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ये निर्धारित किया कि आपातकालीन परिस्थितियों के तहत भी जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। और आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1979 को किया गया था, जिसे काफ़ी संशोधन भी और किए गए थे, लेकिन जीवन की स्वतंत्रता को बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 22 के तहत बंदीकरण की व्यवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की व्यवस्था से तात्पर्य ये माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता हो, लेकिन उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में उसे 24 घंटे के अंदर अंदर या तो उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, और यदि अपराध सिद्ध होता है इसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया जाता है। अपराध सिद्ध नहीं होने पर उसे रिहा कर दिया जाता है। तो सामान्यतः आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रखते हैं। और इसी के साथ मैं बताता हूँ कि अगले एपिसोड में कि और कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ, जैसे शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रदान की गई है, या अपन ये कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता किस प्रकार से, धार्मिक अधिकार किस प्रकार से प्रदान किए गए हैं। आज की वीडियो में बस यही। धन्यवाद।